भारत इतना मूर्ख कभी नहीं था। कंचन कामिनी दोनों का यथार्थ भारत ने इतना समझा कि जैसे यहाँ की मिट्टी को ही अकल आ गई हो। यहाँ का जैसे कोई बिल्कुल आम औसत आदमी भी, गांव का एक किसान भी इतनी बुद्धिमानी रखता था कि कंचन कामिनी पे नहीं मरना है। हालांकि इनका जो आकर्षण होता है वो बड़ा प्राकृतिक होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन फिर भी कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो उसको पता था कि ये चीज़ें ठहरने वाली नहीं होती। यही वजह थी कि भारत ने दैहिक शारीरिक सौंदर्य को कोई बहुत बड़ी बात नहीं माना। हालांकि श्रृंगार के यहाँ काव्य भी रहे हैं, श्रृंगार के शास्त्र भी रहे हैं, विविध तरीकों से सौंदर्य का चित्रण भी किया गया है, लेकिन फिर भी कोई शारीरिक रूप से इंद्रियों को कितना आकर्षक लग रहा है, इस चीज़ को भारत ने कभी बहुत महत्व दिया नहीं। मैं आज से 100-200 साल पहले तक की बात कर रहा था। आंखों को चुंधिया देने वाला रूप, आकर्षण, लावण्य भारत ने कभी बहुत कीमत का माना ही नहीं। स्त्री में कभी इस बात की बहुत प्रशंसा नहीं की गई कि उसके पास दमदमाता दहकता रूप है। और आज भी अगर आप थोड़ा देहात की तरफ जाएंगे, जहाँ पाश्चात्य हवा ज़रा कम बहती हो, तो आप पाएंगे कि अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा रूप श्रृंगार करके घूम रही हो तो उसके घर वाले ही इस बात को पसंद और प्रोत्साहित नहीं करते। कहते हैं ये कोई बात है, ये शील का और अच्छे चरित्र का लक्षण नहीं है कि तुम इतना सजती संवरती हो। ये बात सिर्फ संस्कृति की या प्रथा की नहीं है, इसके पीछे सिद्धांत था एक गहरा, बल्कि बोध था गहरा। बोध ये था कि इस शरीर को इतना चमकाने से पाओगे क्या, और ज्यादा देह केंद्रित हो जाओगे, बॉडी आइडेंटिफाइड। समझ में आ रही है बात? और फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि प्राकृतिक रूप से भारतीय सुंदर थे नहीं या हो नहीं सकते थे। प्राकृतिक रूप से सुंदरता भारत को भी बहुत बख्शी गई है, पर वो सुंदरता सहज और नैसर्गिक है, कृत्रिम नहीं, थोपी हुई, चमकाई हुई नहीं। समझा रही? सरलता पर जोर था, सहजता पर जोर था, सादगी पर। जो जितना सादा रहता था उसको उतनी प्रशंसा और मूल्य मिलता था। इसी तरीके से धन की बात, भारत विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ा अग्रणी देश रहा 17वीं बल्कि 18वीं शताब्दी तक भी। तो ऐसा नहीं है कि पैसे की भारत में कमी थी, लेकिन धन के प्रदर्शन को कभी अच्छा नहीं माना गया। जैसे यहाँ की मिट्टी ही जानती थी कि सब धन मिट्टी हो जाना है।
कोई अगर अपना पैसा दिखा करके रुआब झाड़े या सम्मान पाना चाहे तो उसको बहुत सफलता नहीं मिलती थी। अपवाद रहे होंगे, मैं प्रचलित संस्कृति की, आम संस्कृति की बात कर रहा हूं। ज्यादा कीमत दी जाती थी गुणों को, ज्ञान को, गहराई को, बोधवत्ता को। फिर ये सब बदला, एक दिन में नहीं। वो बदलाव भी एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ। वो प्रक्रिया आप समझिएगा। संस्कृति बहुत श्रेष्ठ थी भारत की, और बोध बहुत गहरा था भारत का। लेकिन कई सौ सालों तक युद्धों में पराजय झेलनी पड़ी। और ऐसा नहीं कि निरंतर पराजय ही झेलनी पड़ रही थी। आक्रांताओं का पुरजोर विरोध भी किया भारत ने, बहुत युद्ध जीते भी, बहुत लंबे समय तक आक्रमणकारियों को बाहर खदेड़ कर भी रखा। पर कोई चूक हुई होगी या काल का कुछ ऐसा संयोग बना होगा कि युद्धों में बार बार पराजय झेलनी पड़ी। एक बार दो बार होता है तो आदमी को अपने ऊपर शंका नहीं होती। आपको जिंदगी में अगर एक दो बार हार झेलनी पड़े, तकलीफ झेलनी पड़े, तो आप झेल लेते हो। पर अगर बार बार आपको हार झेलनी पड़े तो पक्के से पक्के आदमी को भी अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। बहुत दिनों से हार झेल ही रहे थे, और फिर जब अंग्रेजों के आगे हार मिली तो वो हार बहुत पूरी और बहुत गहरी थी। पूरे हिंदुस्तान पर ही कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। इस हार ने भारत के आत्मबल की कमर तोड़कर रख दी, और आत्मबल का स्थान आत्मसंशय ने ले लिया। आत्मसंशय समझते हो? अपने ही ऊपर संदेह। इतने सालों से हारते आ रहे थे कि ये जो आखिरी हार थी जो अंग्रेजों के हाथों मिली, इस हार ने अधिकांश भारतीयों को ये निष्कर्ष करने पर मजबूर कर दिया कि ये जो विदेशी हैं ये हमसे शस्त्र बल, सैन्य बल, बाहुबल में ही नहीं श्रेष्ठ हैं, बल्कि इनकी संस्कृति भी हमसे श्रेष्ठ है। बात समझ रहे हो? भारत के मन में हीन भावना घर कर गई। भारत ने कहा हम इतना हार रहे हैं, कोई वजह तो होगी। निश्चित रूप से जो हमें हरा रहे हैं वो हमसे सिर्फ सैन्य रूप से बेहतर नहीं है, उनकी संस्कृति भी हमसे बेहतर है। तो फिर भारत में अपनी ही संस्कृति के प्रति एक संशय का भाव जगा। भारतीय अपनी ही संस्कृति से हटकर उनकी संस्कृति अपनाने लग गए जो विजेता लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई जो जीत रहे हैं उनमें कोई तो बात होगी ना कि वो जीत रहे हैं, तो मुझे जरा उनकी संस्कृति अपनाने दो। और उनकी संस्कृति में वैराग्य, विवेक, संयम, त्याग महत्वपूर्ण शब्द नहीं थे। जो विजेता लोग थे उनकी संस्कृति में विवेक, संयम, त्याग और वैराग्य ये शब्द नहीं थे। अब शारीरिक रूप, यौवन और सौंदर्य का महत्व बढ़ गया। अब धन के अर्जन और प्रदर्शन दोनों का महत्व बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? और एक एक चीज
जिसके साथ भारतीयता जुड़ी हुई थी उसका महत्व कम हो गया। जैसे भारतीयों ने कहा कि इस भारतीयता ने ही तो हमको इतना परास्त करवाया ना, तो हम इस भारतीयता को ही त्याग देंगे। तो भारतीयों ने अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म, इन सब से धीरे धीरे कन्नी काटनी शुरू कर दी। और सुनो, रही सही कसर पूरी की उस शिक्षा ने जो पिछले 100 साल से भारतीयों को दी जा रही है, वो शिक्षा प्रत्यक्ष परोक्ष हर तरीके से न सिर्फ आपको आपके धर्म और अध्यात्म से दूर रखती है, आपकी संस्कृति के प्रति उदासीन रखती है, बल्कि वो आपको तरीके तरीके से ये जताती है कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है और सुंदर है वो अधिकांशतः भारत से बाहर कहीं विदेश में है। नतीजा ये हुआ है कि पहले तो भारतीयों में भारत के प्रति सिर्फ शंका का भाव था या उदासीनता थी, अब भारतीयों में भारतीयता के प्रति अपमान और अवमानना भर गई है। हर वो चीज जिसका संबंध भारत के इतिहास से है, आज की युवा पीढ़ी उसे अनादर की दृष्टि से देखती है। क्यों? क्योंकि दिमाग में कहीं एक तुक भिड़ा दिया गया है, दिमाग में कहीं एक जोड़ बैठा दिया गया है। क्या? भारत माने वो जो पिछड़ा है, परास्त है, जिसकी प्रगति नहीं होने वाली। तो कहते हैं हमें तो प्रगति करनी है, हमें तो परास्त नहीं रहना। और भारतीयता का मतलब अगर यही है कि तुम पीटे जाओगे, परास्त होगे, तो हमें भैया भारतीयता चाहिए ही नहीं। तो जो जवान पीढ़ी है आज की, उसने भारतीय भाषा को त्याग दिया, भारतीय पहनावे को त्याग दिया, भारतीय चाल चलन को त्याग दिया, भारतीय ग्रंथों को त्याग दिया। जो कुछ भी भारतीय है और त्यागा जा सकता है वो सब कुछ त्यागा जा रहा है। और जो जितना ज्यादा भारतीयता को त्याग सकता है उसको उतना ही ज्यादा स्मार्ट माना जाता है। तो मुझे बताओ, स्मार्ट की और परिभाषा क्या है? कूल की और परिभाषा क्या है? जो जितना ज्यादा अन इंडियन है, जो जितना ज्यादा अभारतीय है, वो उतना स्मार्ट है। मुझे बताओ, खाल गोरी करने का और बाल सफेद या नीले पीले करने का औचित्य क्या है? ये मत कह देना बस कि ये तो बस ऐसे ही हमें अच्छा लगता है। नहीं, यूं ही नहीं अच्छा लगता। अगर तुम्हें यूं ही कुछ भी अच्छा लगता है तो तुम अपनी खाल कभी काली करके क्यों नहीं घूमते? कोई दिखा है आज तक जो अपना चेहरा काला करके घूम रहा हो? जब चेहरा काला हो जाए तब तो कहते हो कहां से मुंह काला करके आ गए। ये गोरी खाल का इतना आकर्षण कहां से आ गया? तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? तुम अंग्रेज होना चाहते हो क्योंकि अंग्रेजों ने तुम्हें बहुत पीटा है और तुम्हारे मन में ये बात घर कर गई है कि अगर मैं भारतीय हूं तो पिटूंगा, तो इसलिए मुझे अंग्रेज होना है। बौद्धिक तल पर भी भारतीय जो बुद्धिजीवी है वो पश्चिम के सामने जबरदस्त रूप से नतमस्तक है। पश्चिम से सिद्धांत चलते हैं, पश्चिम से प्रयोग चलते हैं और भारत उनका अंधा स्वीकार और अनुकरण कर लेता है। मुझे दिखा दो कोई बुद्धिजीवी जो कहे कि मैं भारतीय भाषा में ही बात करना चाहता हूं। बुद्धिजीवी होने का तो अर्थ ही यही है कि जो कुछ भारतीय है तुम उस पर थूको, और जितना तुम जोर से थूकोगे उतने बड़े बुद्धिजीवी कहलाओगे। ये और कुछ नहीं है, ये बहुत गहरी हीन भावना है। और ये हीन भावना सिर्फ युद्ध के मैदान पे बार बार परास्त होने से और फिर सैकड़ों सालों तक गुलामी करने से आ गई है। इतना मानना ठीक था कि सामने वाला हमसे सैन्य शक्ति में बेहतर निकला, या उसकी जो सामरिक नीति थी
वॉर टैक्टिक्स, वॉर स्ट्रेटेजी, वो हमसे बेहतर निकल गई। यहां तक मान लेते तो ठीक था, पर हमने तो बहुत दूर की बात मान ली। हमने मान लिया कि वो बंदे ही हमसे बेहतर है। हमने मान लिया कि उसकी संस्कृति, कला, विज्ञान, भाषा, धर्म सब हमसे बेहतर है। हमने मान लिया कि हम उससे हर अर्थ में नीचे और गए गुजरे हैं। आ रही बात समझ में? ये आज के भारतीय युवा का मनोविज्ञान है। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट और कूल समझता है, जबकि है वो सिर्फ हीन भावना से जबरदस्त रूप से ग्रस्त और आक्रांत एक सिकुड़ा हुआ प्राणी, जिसको पता भी नहीं है कि वो कितना डरा हुआ है और भीतर से कितना दरिद्र है, गरीब है। उसको पता भी नहीं है कि वो कितना झुका हुआ है, जिसको पता भी नहीं है कि वो किस कदर अंदरूनी गुलामी में जी रहा है। ये आज का भारतीय युवा है।